हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनरल साइंस के फिजिक्स पोर्शन के मैकेनिक्स में मोशन अर्थात गति को देखेंगे। इसके साथ साथ इसमें गति के प्रकार और न्यूटन के गति के नियम भी होंगे। हम लोग इस वीडियो में मोशन अर्थात गति का पार्ट 1 देखेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें संवेग संरक्षण का नियम के साथ साथ बल यानी फोर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए गाइज, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। चलिए हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान होता क्या है। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन शब्द सिंटिया किससे हुई? सिंटिया से हुई है। साइंस बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। सिंटिया का अर्थ क्या होता है? ज्ञान यानी जानना। अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है यानी जो भी घटनाएं घट रही है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा भौतिक विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान इसको भी दो दो पार्ट में रखा गया है। वनस्पति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान के एक भाग और जंतु विज्ञान ये दूसरा भाग है। जबकि भौतिकी विज्ञान में जो दो भाग हैं वो पहला है भौतिकीय विज्ञान में पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा रसायन विज्ञान। भौतिक यानी फिजिक्स साइंस और केमिस्ट्री साइंस। चला जाए नेक्स्ट। देखिए, हम लोग जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को पढ़ना है वो 10 यूनिट है फिजिक्स में। पहला यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, दूसरा प्रकाश लाइट है, चुंबकत्व मैग्नेटिक्स है, विद्युत इलेक्ट्रिक्स है, ऊष्मा हीट है, ध्वनि साउंड्स है, आधुनिक भौतिकी है, कंप्यूटर है, अंतरिक्ष भौतिक प्रौद्योगिकी और 10वां विविध। इतना हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मैकेनिक्स से यानी यांत्रिकी से। देखिए, मैकेनिक्स में जो पढ़ना है हम लोगों को वो मुख्यतः 6 यूनिट पढ़ना है। पहला मापन पढ़ना है, फिर सेकंड गति पढ़ना है, थर्ड नंबर कार्य शक्ति और ऊर्जा पढ़ेंगे, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद द्रव्य का सामान्य गुण, उसके बाद सरल आवर्त गति। लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे मापन से नहीं। मापन से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं क्योंकि एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं गति से। हाँ, मापन ज़रूर पढ़ेंगे लास्ट में, जब ये से पोर्शन एंड होगा तो हम लोग मापन पढ़ लेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं हम लोग गति से क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से स्टार्ट करना ज़रूरी है। चलिए, मोशन। आइए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं दूरी क्या होता है। वस्तु दूरी किसी समय अंतराल में तय किए गए, देखिए दूरी होता है जो किसी समय अंतराल में तय किए गए पाथ की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी किसे कहते हैं? दूरी, मान लिया जाए आपको यहाँ से जाना एक ए नंबर बी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट में आपको जाना है, ठीक है? तो आप दूरी किसे कहेंगे? यहाँ से आप किसी भी डायरेक्शन से होकर जिगजैग पाथ में आगे पीछे होकर भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये ए बिंदु से बी बिंदु तक जो आप गए हैं तो पाथ में कोई पाथ गए तो इस पाथ की जो लंबाई होगी, ये पाथ की लंबाई ही क्या है? दूरी है। पाथ की लंबाई को क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश है। राशि दो प्रकार की होती है। एक सदिश, सा मतलब साथ में, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा वो सदिश होती है, और आ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा। देखिए, तो ये बिंदु से ये बिंदु अगर हमें जाना तो क्या हमारे पास कोई दिशा होनी जरूरी है? हम कहीं से भी ए से लेकर बी तक जा सकते हैं, चाहे इससे जा सकते हैं, चाहे सीधा रेखा में जा सकते हैं, चाहे आगे से जा सकते हैं। देख सकते हैं आप, तो किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी ओर से हम अपने उस स्थान तक पहुंच सकते हैं यानी बी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें तो दिशा नहीं है, यानी दूरी में क्या कोई दिशा होती है? दूरी में कोई भी दिशा नहीं होती है। जब दिशा नहीं होती तो वह एक अदिश राशि होगी।
नेक्स्ट, यह सदैव धनात्मक होती है, यानी ये इसका वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ होगा। डिस्टेंस, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान आप जाइएगा तो कुछ ना कुछ दूरी आप तय कीजिएगा, वो हमेशा धनात्मक होगा, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब देखते हैं हम लोग विस्थापन क्या होता है। वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। जैसे अभी हम लोग देखे हैं, अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ ए पॉइंट था और यहाँ बी पॉइंट था, तो ए से हम बी तक जाने के लिए कोई भी रास्ते का यूज कर सकते थे। पाथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं, तो ये किसी भी रास्ते को यूज कर सकते थे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि हमें ए बिंदु से बी बिंदु में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचना है, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? एकदम 90 डिग्री में, एकदम सीधा यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ए बिंदु में कोई बंदा खड़ा है, उसे सी बिंदु तक जाना है, तो आप ऐसे जा सकता है, वो ए से कहाँ जा सकता है? बी पे, और बी से सी पे जा सकता है। लेकिन क्या इसमें शॉर्टेस्ट बिंदु हो सकता है? हाँ, इसमें हो सकता है। क्यों ना ए से डायरेक्ट सी भी चला जाए। तो ये डायरेक्ट जो ए टू सी की दूरी होगी, जो शॉर्टेस्ट यानी मिनिमम डिस्टेंस होगा दो बिंदुओं के बीच की, उसी को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अगर वही बंदा ए से बी और बी के बाद सी जाता है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, तो वो क्या? वो दूरी तय कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। यानी डिस्प्लेसमेंट होने के लिए शर्त क्या होगी? कि एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक की मिनिमम दूरी होनी चाहिए, वही डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है। चला जाए नेक्स्ट। विस्थापन एक सदिश राशि है। हाँ, देखिए आप लोग दूरी में आप देखे थे कि ए से बी तक जाने के लिए कोई भी रास्ता यूज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ देखिए, इधर किधर से भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर ए से बी में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो एक फिक्स दिशा होगा। क्या होगा? हमेशा देखिए ऐसे ही होगा, बनेगा सीधा लाइन बनाएगा। तो सीधा लाइन बनाएगा यानी उसका एक डायरेक्शन होगा। तो क्या इसमें डायरेक्शन है, दिशा है, तो दिशा है तो क्या होगा? वह एक विस्थापन होगा। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी कुछ भी हो सकता है। आइए इसको समझाते हैं कैसे। मान लिया एक बंदा यहाँ से ए पॉइंट से निकला, वो गोल गोल घूमता 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 इधर से होता हुआ वापस यहाँ पे आ गया। तो देखिए, जहाँ से आया था उसका पहला पॉइंट और अंतिम पॉइंट बी पॉइंट, दोनों क्या एक जगह पे एक ही पॉइंट पे आ गया। तो क्या उसका विस्थापन क्या शून्य भी हो सकता है? हाँ, शून्य भी हो गया। लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ से चला हो तो कुछ ना कुछ तो दूरी यहाँ से तय किया है। मान लिया ये 10 किलोमीटर, ये गोल घूमता हुआ 10 किलोमीटर आया, तो दूरी तो 10 किलोमीटर हो गया। लेकिन विस्थापन की बात किया जाए तो जिस स्थान से चलना शुरू किया था उसी स्थान पे वापस आ गया। यानी दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या है? अभी 0 है, तो 0 है यानी शून्य हो गया। यानी वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। चला जाए नेक्स्ट। चाल किसे कहते हैं? तो कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। इकाई समय में, कुछ समय में कोई बंदा जितनी दूरी तय करेगा वो उसका चाल है। चाल कैसी है? एक अदिश राशि है। चाल में कोई दिशा नहीं होती है, क्योंकि चाल किधर, देखिए यहाँ से आप इस गाड़ी को देख सकते हैं। गाड़ी क्या कोई डायरेक्शन में चल रही है? ये जिगजैग डायरेक्शन में इधर इधर होते हुए क्या हो रही है? घूमते हुए, मुड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, यानी कोई दिशा होती नहीं है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो चाल बराबर क्या हो गया? चाल इकाई समय में तय की गई दूरी। तो इकाई समय में, यानी अगर चाल को देखा जाए स्पीड बराबर, तो इकाई समय में तय की गई दूरी, तो दूरी बटे समय, तो क्या हुआ? वो चाल हो गया। नेक्स्ट, चलिए वेग देखते हैं। वेग क्या है फिर? तो वेग यानी वेलोसिटी, दोनों सुनने में तो ऐसा लगता है कि चाल और वेलोसिटी यानी स्पीड एंड वेलोसिटी एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीड में क्या होता है, यानी चाल में क्या होता है? किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को कुछ समय में, यूनिट इकाई समय में किसी भी दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वो चाल कहलाती है। लेकिन वेग के लिए क्या होना चाहिए? कोई निश्चित दिशा होनी चाहिए। यानी किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु का वेग कहते हैं।
तो यानी अब निश्चित दिशा में कौन सा दूरी तय करता है, कौन, जैसे आप समझिए, जैसे इस रॉकेट का एग्जाम्पल हम लोग लिए, तो रॉकेट हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, एक निश्चित दिशा उसको दे दिया जाता है। जब उसे छोड़ा जाता है ज़मीन से, तो वहाँ क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन की ओर ऊपर भेज दिया जाता है। तो क्या उसमें एक दिशा हो जाती है, दिशा होती है। तो हमेशा जब भी रॉकेट की बात की जाएगी तो रॉकेट का हम लोग बात करेंगे कि उसका वेग क्या है, यानी उसकी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से वो ऊपर गई है, अंतरिक्ष में गई है। इसको कभी ऐसा नहीं कह सकते कि रॉकेट किस स्पीड से अंतरिक्ष में गई है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है, यह एक सदिश रहती है। अगर डायरेक्शन है तो उसकी राशि कैसी होगी, सदिश होगी। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड, एसआई मात्रक तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। आगे ये वेग क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये भी सभी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं विराम और गति क्या है। विराम, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ साथ बदलती रहती है तो उसे गति अवस्था कहेंगे। उसके बाद समझिए, जैसे मान लिया जाए, देखिए यहाँ पे एक पोल है, ये ट्रेन आगे बढ़ रही है, इस पोल के सापेक्ष में, पोल तो वहीं खड़ी है लेकिन इसके सापेक्ष में क्या हुआ, ट्रेन आगे बढ़ गई। तो क्या कह रहा है कि अगर किसी किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, इस स्थिर वस्तु के सापेक्ष देखिए ट्रेन की स्थिति क्या हो रही है, बदल रही है। तो उस समय क्या होता है, उसको गति अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गति अवस्था। जैसे एग्जाम्पल, चलती ट्रेन जो बिजली पोल या पटरी के किनारे स्थित पेड़ पौधे के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया गति में है। अब देखते हैं विराम, समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलने पर उसे विराम कहेगा। अगर समय के साथ कोई अपना पोजीशन बदल नहीं रहा है तो वो क्या है, विराम में। मान लिया जाए यहीं पे ट्रेन अगर यहाँ पे खड़ी है, अगर ट्रेन इस पटरी पे खड़ी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिजली पोल है, वो दोनों अभी देखिए अपने समय अंतराल में दोनों क्या हो रहा है, दोनों अपने पोजीशन में बदलाव नहीं कर रहा, जो जहाँ है वो वहीं पे है। तो क्या है, वो किस अवस्था में, वो विराम अवस्था में। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या है। हम लोग देख चुके हैं क्या कि वेग किसे कहते हैं, वेग क्या होता है, वेग यानी वेलोसिटी देखे हैं, चाल यानी स्पीड देखे हैं। तो स्पीड में क्या देखे थे हम लोग कि किसी भी दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है, यानी चाल कहलाती है। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात किया जाए यानी वेग की बात की जाए तो वो उसके लिए क्या है, किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। तो अब देखिए त्वरण, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। देखिए वेग में जो परिवर्तन होता है वेलोसिटी में, अगर वेग में परिवर्तन होगा तो वेग परिवर्तन जितना समय पे होगा, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। जैसे देखिए त्वरण को हम लोग इंडिकेट करते हैं ए से, किससे करते हैं, ए से, ए फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, वी माइनस यू अपॉन टी। वी देखिए मान लिया जाए वी इनिशियल वेलोसिटी है, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रहता है, लेकिन जैसे ही उससे आगे बढ़ते हैं तो क्या उसका फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में बदलने के लिए कुछ समय भी लेता है, टाइम लेता है। तो क्या, इसी को कहते हैं कि अगर वेग में जो परिवर्तन हुआ यानी वेलोसिटी में जो परिवर्तन हुआ समय में, तो वो त्वरण कहलाता है। कुछ समय अंतराल पर वेलोसिटी में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। आगे त्वरण को ए से सूचित करते हैं, इसका एसआई मात्रा क्या है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, सेकंड नहीं, सॉरी यहाँ कुछ गलत है, सही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है इसका यूनिट, क्या होता है एसआई यूनिट, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी मीटर प्रति वर्ग सेकंड। कोई बात नहीं, हिंदी में लिखा थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। आइए, यदि कि वस्तु एक वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन करता है तो उसका त्वरण क्या होगा, एक समान होगा। अब देखिए मान लिया जाए कि अगर बराबर समय अंतराल पे अगर बराबर अपना वेग में परिवर्तन कर रहा तो त्वरण कैसा हो जाएगा, हमेशा एक समान हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, यदि कि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। देखिए अगर वेग का परिमाण आगे बढ़ रहा है, जैसे मान लिया जाए गाड़ी स्टार्ट किए, बाइक स्टार्ट किए, जीरो, अब ये कितना, जब स्टार्ट हुआ गाड़ी तो मेरा गाड़ी का स्पीड कितना था,
जीरो था। थोड़ा सा आगे बढ़े तो मेरा 10 किलोमीटर पर घंटा, और आगे बढ़े तो क्या हुआ 20 किलोमीटर पर घंटा। तो क्या वस्तु का वेग का परिमाण समय के साथ अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, उसका त्वरण भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। चला जाए नेक्स्ट। यदि वेग का परिमाण घट रहा है, अगर वेग का परिमाण घटेगा तो त्वरण को ऋणात्मक कहेंगे, और उसको उस समय क्या कहा जाएंगे, क्या कहेंगे, उस त्वरण को मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं उस त्वरण को, यानी ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। चला जाए। आइए गति के प्रकार देखते हैं। गति के कितने प्रकार हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला रैखिक गति। रैखिक जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, रैखिक मतलब एक रेखा में चलने वाला। एक रेखा, तो रेखाएं कई प्रकार से होती है, सीधी भी होती है, वक्र भी होती है। तो रेखा में अगर जो गति होगी वो रैखिक गति होगा। जैसे देखिए, रैखिक गति में वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। रैखिक गति में कैसे, या तो सीधा चलेगा, ऐसे बंदूक से हम गोली मार रहे हैं, गोली अगर उस बंदूक से लगा दिए तो फायर जैसे कि हम वो एकदम सीधी रेखा में आगे बढ़ेगी। और अगर आप, जैसे होता है बंदूक से छोड़ी गई गोली और ढालू पर नीचे सरकता बालक, अगर ढलान पर कोई सरकता है बालक तो एक वक्र रेखा में सरक रहा है, तो भी क्या वो एक गति रैखिक में, रैखिक गति का एग्जाम्पल है। जैसे रैखिक गति में वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली और ढालू पर नीचे सरकता बालक, ये रैखिक गति का एग्जाम्पल है। आइए रैंडम मोशन देखते हैं। रैंडम मतलब अचानक। तो अचानक मोशन कहाँ होता है, कहाँ आप देखिए ऐसा अचानक, जैसे आप देखिए आमतौर पर देखिए फुटबॉल के मैदान में देखते होंगे कौन आदमी किधर जा रहा है, कहाँ कब बॉल कहाँ पे आएगी पता नहीं है, इसीलिए उसका मोशन जो होगा जो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में अचानक हो सकता है, वही रैंडम मोशन है। क्या कहता है देखें, यादृच्छिक यानी रैंडम गति में पिंड की गति निश्चित पथ पर नहीं होती, वो उसे पता नहीं किधर जाना है, किसी भी डायरेक्शन में कभी भी मुड़ सकता है, अपितु बदलती दिशाओं में होती है। जैसे और भी देखिए, उड़ती मक्खी की गति, मक्खी उड़ रहा पता नहीं किधर मुड़ जाएगा। फुटबॉल मैदान में खिलाड़ी की गति, बर्तन में गैस उन्मुख गति, ये सब किसका एग्जाम्पल है, रैंडम मोशन का एग्जाम्पल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, बाराती डांस। सारे लोग जानते होंगे बाराती डांस में कौन किधर उछल के घूमेगा, किधर मुड़ेगा, क्या करेगा, पता ही नहीं है, कोई उसमें कोई रूल नहीं है, इसलिए क्या वो भी एक रैंडम मोशन है। आइए वृत्तीय गति देखते हैं। थर्ड नंबर वृत्तीय गति किसे, वृत्तीय मतलब सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मतलब सर्कुलर, चारों तरफ किसी एक बिंदु के चारों तरफ घूमना ही सर्कुलर होता है। देखिए, जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। अगर वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसकी गति कैसी होगी, वृत्तीय गति होगी। जैसे सूरज के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये कैसी गति का एग्जाम्पल है, वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन का। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, ये सब एग्जाम्पल है वृत्तीय गति का। देख सकते हैं आप यहाँ पे सैटेलाइट जो होता है, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो ये क्या वृत्तीय गति है। ये बालक देखें, ऐसे तो सारे बच्चे, सारे आदमी कभी ना कभी किए होंगे, क्या पत्थर को रस्सी से बांध के चारों तरफ घुमा के छोड़ दिए होंगे। तो जब वो बच्चा उस पत्थर को चारों ओर घुमा रहा हो तो कौन सी गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। अगला गति देखते हैं हम लोग। चार नंबर दोलनी गति, दोलन करना। दोलन मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन किसे कहते हैं, किसी एक बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे या ऊपर नीचे करने को क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। देखें, जब कोई पिंड या वस्तु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे ऊपर नीचे चलती है तो ये क्या कहलाती है, ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलनी गति कहलाती है। जैसे देखिए, झूले की गति दोलनी गति का एग्जाम्पल है, लोला की गति दोलनी गति का एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए, ये जो झूल रहा है तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु यहाँ पे जहाँ पे झूला का लगा हुआ है, तो यहाँ के सापेक्ष वो आगे पीछे कर रहा है, दोलन गति हो गया। या ऑसिलेटरी मोशन में ये देखिए, यहाँ पे एक निश्चित बिंदु में इसको फिक्स कर दिया गया है। उसके बाद ये अपना पोजीशन देखिए, ए से बी गया, बी से सी गया, फिर सी से बी आया, बी से आया, तो अपने बिंदु के सापेक्ष आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। आइए अब देखते हैं आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन क्या है। जब कोई पिंड या वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है, यानी फिक्स समय पर अपनी अपनी स्थिति को क्या करेगी, वापस दोहराइए, वहीं पे आ जाएगी, तो वो क्या होता है, आवर्त गति। जैसे देखिए झूले की गति, अभी हम लोग झूले की गति जो होती है आवर्त गति का एग्जाम्पल है। अभी हम लोग देखे थे झूले की गति, इसके अलावा क्या चीज़ का एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, आइए आपको दिखाते हैं बैग।
अभी आप देखे थे दोलनी गति में, देखिए ये दोलनी गति, बैक आ जाओ, सॉरी यार, चलिए देखिए ये दोलन गति का भी, ओहो, ये दोलन गति का भी एग्जाम्पल होता है, झूले झूले की गति, और ये इसके अलावा आवर्त गति का भी एग्जाम्पल होता है, झूले की गति। आइए, सूर्य की चारों ओर पृथ्वी की गति, ये क्या कैसी गति है? आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन है। चला जाए नेक्स्ट, असमान गति। असमान गति किसे कहते हैं? तो असमान गति एक सरल रेखा पर बताई गई दिशा में कोई वस्तु देखिए, सरल रेखा की दिशा में कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी चलती है तब उसकी गति असमान गति कहलाती है। मान लिया जाए, आप ऐसे समझिए इस चीज़ को कि आप ए से लेकर बी बिंदु पर जाते हैं जिसकी दूरी 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर आपको जाने में लगा 2 घंटा। फिर बी से आप सी के बिंदु पर जा रहे हैं और यहाँ तक की भी दूरी 10 किलोमीटर है, लेकिन अब आपको लग गया 3 घंटा। यानी ए से बी 10 किलोमीटर, वहाँ आप 2 घंटा दिए, लेकिन बी से सी जाने में आप 30 कितना दे दिए? 3 घंटा लग गया। तो क्या वो समान दूरी पे हम असमान चाल से चल रहे हैं, तो ये मेरी गति कैसी होगी? असमान, माने समान दूरी पे समान समय अगर लगेगा तो समान गति, और समान दूरी में अगर असमान समय लगेगा तो क्या लगेगा? असमान गति कहलाएगा। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, बराबर दूरी अगर समान दिशा में तय करेगा तो उसकी गति क्या कहलाएगी? एक समान गति कहलाएगी। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, यदि कोई बस पूर्व दिशा में प्रत्येक 1 घंटे में 60 किलोमीटर, प्रत्येक आधे घंटे में 30 किलोमीटर, यानी प्रत्येक चौथाई घंटे 15 मिनट में 15 किलोमीटर चलती है, तो प्रत्येक 1 मिनट और प्रत्येक 1 सेकंड में और सेकंड के अंशों में इस प्रकार चलती है, तब बस की गति क्या है? एक समान गति है। यानी हर बार जैसे 1 घंटे में 60 चला तो आधे घंटे में 30 चला, आधे घंटे में 30 चला तो 15 मिनट में कितना चला? 15 मिनट में चला आपको 15 किलोमीटर। यानी क्या हो रहा है? हर हर बार वो 15 मिनट में 15 किलोमीटर ही चल रहा है, तो यानी इसकी गति कैसी है? एक समान गति है। आइए हम लोग देखते हैं न्यूटन की गति का नियम। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, वो न्यूटन का है। आइए, न्यूटन की गति का नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन खुद आता है कि गति के नियम किस पुस्तक में प्रतिपादित किए थे? तो प्रिंसिपिया। क्या नाम है पुस्तक का? नाम प्रिंसिपिया। जो कब प्रकाशित हुआ था? 1687 ईस्वी में। उन्होंने कुल गति के कितने नियम दिए हैं? तीन नियम दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, इसमें देखिए, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसका वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना कर दे। सुनिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु अपनी अवस्थाओं को चेंज नहीं करना चाहती। वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहना चाहती है, और वो तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अगर आप मान लिया जाए आप गाड़ी पे खड़े हैं, अब गाड़ी पे खड़े हैं और गाड़ी अचानक ब्रेक लगाती है, अगर गाड़ी चल रही है और गाड़ी ब्रेक लगा देती है, तो क्या होगा? आप खड़े हैं, आपका शरीर जो गाड़ी के साथ अटैच है, तो गाड़ी मोशन में, तो आपका बॉडी भी क्या है? मोशन में। लेकिन जैसे ही गाड़ी ब्रेक लगाई तो गाड़ी तो रुक गई, आपका शरीर देखिए उस समय क्या करेगा? वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो गति में था और वो गाड़ी अचानक रुक गई, जिसके कारण वो क्या हुआ? गाड़ी तो रुक गई लेकिन बॉडी रुकना नहीं चाहा, क्योंकि क्या करता है? वो गति का प्रथम नियम बोलता है कि जो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में बने रहना चाहता है। तो बॉडी पहले किस अवस्था में थी? गति की अवस्था में थी, लेकिन गाड़ी तो रुक गई। ऐसी स्थिति में बॉडी गति की अवस्था में रहना चाहता है, जिसके कारण क्या होता है? थोड़ा सा वो आगे बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल है, एक आपको दिखाते हैं, बताते हैं। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। पहला नियम जो है, यानी न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आगे ये बात पॉइंट ध्यान से देखेंगे, ध्यान से याद रखेंगे कि पहला नियम को गैलीलियो का नियम भी और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आगे, वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था चाहे विराम में हो या गति में हो, स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को ही तो जड़त्व कहते हैं। जड़त्व जो है वही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का प्रथम लॉ, और जड़त्व एक ही है।
इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये किसके कारण होता है? यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए गाड़ी अगर क्या हुआ, गाड़ी रुकी हुई है तो आप भी खड़े हैं उसमें। अब ऐसे स्थिति में क्या हुआ, गाड़ी भी स्थिर है, आपका शरीर भी स्थिर है, लेकिन जैसे गाड़ी आगे बढ़ गई तो गाड़ी में मोशन तो आ गया, लेकिन आपका शरीर क्या चाहेगा कि जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहने के कारण वो खड़ा रहना चाहेगा, जिसके कारण उसका शरीर क्या होता है, थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाता है। आगे चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये सब प्रैक्टिकल जो जनरली आम तौर पे होता रहता है। आगे गोली मारने से कांच में जो गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पे वह कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये किसके कारण? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण। होता क्या है कि गोली का जो स्पीड है और पत्थर का स्पीड है उसमें बहुत अंतर है। गोली इतना ज़्यादा स्पीड में इतना ज़्यादा स्पीड होता है उसका कि उसको छेद कर देता है, उसको कांच टूटेगा नहीं, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होगा। और अगर पत्थर से मारेंगे तो उसका स्पीड इतना कम है कि उसमें कांटेक्ट, जो टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है उसमें बढ़ जाता है। टाइम ऑफ कांटेक्ट के कारण क्या होता है, वो कांच टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। आगे हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। नेक्स्ट कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर देखते हैं क्या धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। ऐसे ही आमतौर पर आप देखते होंगे, आप लोग जो सारे लोग कभी ना कभी अपना कपड़ा वपड़ा धोते होंगे तो कपड़ा क्या करते हैं, झाड़ते हैं। झाड़ते हैं क्यों है? ताकि क्या हो, पानी उससे क्या हो, अलग जो है। क्योंकि जब कपड़ा पकड़ के उठाते हैं उस समय क्या होता है, पानी भी उसमें, पानी भी रेस्ट है, कपड़ा भी रेस्ट अवस्था में। लेकिन अचानक कपड़ों को झटका देंगे तो कपड़ा तो क्या आ गया, कपड़ा क्या हो गया, उस समय कपड़ा आया था मोशन में, लेकिन पानी जो उसके अंदर है वो तो उस समय रेस्ट अवस्था में था। वो रेस्ट अवस्था में रहना चाहता है, इससे क्या होता है कि पानी झड़ जाता है। नेक्स्ट और एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड और उस पर एक सिक्का रखें तथा पोस्ट कार्ड को आगे की ओर झटका दे दें तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिरता है, जबकि सिक्का गिलास में रखे पानी में गिर जाता है। जैसे यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं ये अगर ऐसा है, नीचे गिलास है, ऊपर पोस्ट कार्ड है, उस पर क्वाइन रखें। अगर इसको बहुत अचानक से खींच देंगे तो क्वाइन देखिएगा, क्वाइन आपके पोस्ट कार्ड के साथ बाहर नहीं आएगा, क्वाइन जहाँ पे वहीं पे रह जाएगा, यानी वहाँ से वो गिलास में गिर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे पोस्ट कार्ड भी स्थिर है, ये भी स्थिर है। अचानक अचानक इसमें अगर खींच दिए तो क्या है, इसमें तो अचानक क्या आ गया, इसमें मोशन आ गया, अचानक इसमें आ गया, लेकिन वो तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अब वो रेस्ट में रहना चाहेगा तो क्या होगा, वो वहीं पे रह जाएगा और ये निकल जाएगा। अगला एग्जाम्पल, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसमें फल टूट कर नीचे गिर जाते हैं। ये भी देखिए जनरली सारे लोग करते हैं ये भी काम। पेड़ की टहनियों को हिलाने से क्या होता है, उसके फल, पके हुए फल देखिए आसानी से गिर जाएंगे। आइए, एक लॉन रोलर को गति में लाने या एक गतिशील लॉन रोलर को विराम में लाने में अधिक बल की जरूरत पड़ती है, जबकि एक गतिशील लॉन रोलर को गति में बनाए रखने के में अपेक्षाकृत कम बल की जरूरत पड़ती है। ये सारे एग्जाम्पल हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। चलिए हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। किसी वस्तु के संवेग मतलब मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास इंटू वेलोसिटी क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन के बल की दिशा में होता है। आपको आगे बताएंगे हम लोग, अगले यूनिट में हम लोग संवेग भी पढ़ेंगे। अब देखिए इसका कहने का मतलब है, सुनिए ऐसे समझिए कि जब भी हम किसी वस्तु में बल लगाएंगे तो उस बल के कारण क्या होता है, उसमें मास इंटू वेलोसिटी, उसमें कुछ तो परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन होता है, और संवेग में परिवर्तन जितना होता है वो कितना होता है, तो आरोपित बल जितना लगता है उसके समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर जो उस वस्तु पे हम बल लगाएं उस पर जो बल लगाएं उसके बराबर होता है, यानी उसके समानुपाती होता है। जैसे इस बंदा को देखिए यहाँ पे खड़ा है, इस पर बल लगा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि संवेग में अगर उसमें परिवर्तन हुआ तो संवेग में परिवर्तन की जो दर होगी वो इसके लगाए गए बल के बराबर होता है, ठीक है। जो F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकलता है। अब यदि आरोपित बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a और वस्तु का द्रव्यमान m हो, देखिए अब वेग में अगर परिवर्तन हुआ, संवेग क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है, तो वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो वही बोला जा रहा है कि अगर यदि आरोपित बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से क्या, कौन सा फॉर्मूला बनता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर F बराबर m है। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है।
बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के दूसरे नियम से। कई बार क्वेश्चन आया कि बल के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नोट, प्रथम नियम दूसरे नियम का ही एक अंग है। समान वेग से, उदाहरण देखिए, समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना थोड़ा आसान होता है। क्या होता है? टेनिस गेंद को कैच करना थोड़ा आसान होता है। आगे देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। क्या होता है? टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाता है। टाइम ऑफ कांटेक्ट को बढ़ाने से क्या होता है कि वो कुछ ज़्यादा देर तक हाथ में आएगी रहेगी, और ज़्यादा देर तक हाथ में रहने से कारण क्या होगा? उसमें चोट कम आएगी। आगे देखिए, गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। क्यों? गद्दा या मिट्टी के फर्श पे, क्योंकि गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरेंगे तो क्या होता है, उसका जो उसमें कुछ वेलोसिटी जनरेट हो जाती है, जबकि सीमेंट एकदम हार्ड होता है, मास इंटू वेलोसिटी, उसमें क्या होता है, एकदम बिल्कुल हार्ड होगा। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। ये भी एग्जाम्पल है। अगला, गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। ये भी क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हुए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी को तोड़ना। ये भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हैं। ऊंची कूद, हाई जंप और लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट ना लगे। और अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़ी का उपयोग किया जाता है। ये सारे एग्जाम्पल हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। नेक्स्ट देखते हैं अंतिम लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोई आदमी नाव पे है, तो ये क्या कर रहा है, ये अगर इस डायरेक्शन में एक्शन ले रहा है तो उसका प्रति क्या होगा, ये बैक की डायरेक्शन में जाएगा। क्या नाव किधर चला जाएगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जिधर कोई आदमी कूदता है, जैसे कूदेगा तो देखिए नाव कहाँ जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है, वस्तु पर लगाती है। इससे किसी एक बल की क्रिया व दूसरे बल की एक बल को क्रिया कहते हैं और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी एक वस्तु पर जितना बल लगाता है वह दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। यही यही क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। आइए, इसलिए एक नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम मतलब इस नियम को, एक नहीं, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लेना। देखिएगा, जब भी बंदूक से गोली छोड़ता है तो क्या होता है, हल्का सा वो पीछे की ओर झटका देता है। क्यों? क्योंकि वो एक्शन के बदले रिएक्शन होगा। यानी अब अगर फोर्स आगे की ओर लग रहा है तो उसके बदले वो क्या करेगा, पीछे की ओर धक्का देगा, ताकि वो क्या हो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार क्या होता है कि अगर प्रति रिएक्शन के प्रति रिएक्शन, सॉरी, जैसे कहना है कि अगर बंदूक गोली पर आगे की ओर बल लगाता है, बंदूक गोली पर आगे की ओर बल लगाता है, तो गोली भी बंदूक पर क्या होता है, पीछे की ओर बल लगाता है। इससे क्या होता है, पीछे की ओर झटका लगता है। आगे, नाव के किनारे पर जमीन से कूदने पर नाव का पीछे हटना। अगर नाव के किनारे पर हम आकर जमीन पर कूदेंगे तो नाव क्या होगा, पानी की ओर जाएगा। नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना। वही नाव को अगर आगे बढ़ाना तो देखिएगा, बांस लेके हम क्या करते हैं, पीछे की ओर धक्का देते हैं, तो क्या होता है, नाव आगे की ओर बढ़ता है। कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। कुआं से अगर पानी जब खींचेंगे तो देखिएगा उस समय रस्सी टूट जाता है, तो क्या होता है, व्यक्ति पीछे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जब पानी खींचने समय इसमें क्या होता है कि जब पानी जब रस्सी सॉरी जब बाल्टी में पानी भरा होता है और उसे जब ऊपर की ओर हम खींचते हैं, तो ऊपर की ओर जब हम खींचते हैं तो क्या होता है कि वो नीचे की ओर और बल लगाता है। जिसके चक्कर में क्या होता है, जो रस्सी है, रस्सी ऊपर की ओर बल लगाता है। अगर अचानक वो नीचे की ओर गिर गया, टूट गया, तो वो ऊपर की ओर बल लगा रहा होता है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, पीछे की ओर गिर जाता है। आगे देखते हैं, ऊंचाई से कूदने पर थोड़ा चोट लगता है। ऊंचाई से जब भी कूदेंगे तो चोट लगेगा। रॉकेट का आगे बढ़ना, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, न्यूटन थर्ड लॉ, यानी न्यूटन की गति के तीसरा नियम। चलिए, धन्यवाद।